हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के 17 महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्नों को आंसर के साथ पढ़ेंगे। स्टूडेंट, अगर आप क्लास 12 में हैं और आपको भी बोर्ड एग्जाम देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण जो अति लघुत्तरीय प्रश्न को समझेंगे वो 4 अलग अलग चैप्टर्स से होगा। ठीक है, तो अगर आप भी फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, वैद्युत धारा, इन सबको अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं 4 बेसिक क्वेश्चंस बताऊंगा जिनको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो सबसे पहले हम देखिए कि किस प्रकार से आपको ये 4 क्वेश्चन लगाने हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है। तो देखिए, एक कूलाम बिंदु आवेश वायु में, ठीक है, 1 मीटर की दूरी पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। देखिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसमें फार्मूले की तरह आप लोग फार्मूला समझकर इसको आसानी से लगा सकते हैं। एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, और मैं जो 3 क्वेश्चन बताऊंगा वो न्यूमेरिकल नहीं होंगे। तो देखिए, एक कूलाम बिंदु आवेश वायु में 1 मीटर की दूरी पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। देखिए, क्या क्या दिया गया है। न्यूमेरिकल अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं सॉल्व। ठीक है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ये लिखिए कि क्या क्या इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले आवेश दिया गया है, क्यों, ठीक है, वो कितना दिया गया है, और उसके बाद में क्या दिया गया है, 1 मीटर की दूरी आर दी गई है। उसके बाद में क्या निकालना है, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्यू कितना दिया गया है, 1 कूलाम, तो लिख देते हैं 1 कूलाम। ठीक है, आर कितना दिया गया है, 1 मीटर। ये मैं छोटे मोटे क्वेश्चंस बता रहा हूं, जो बड़े क्वेश्चंस हैं वो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा भी चुका हूं और जो बचे हैं उनको भी मैं जल्द ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो पहले इसको समझ लीजिए बेसिक जानकारी, क्योंकि आप भी स्टार्टिंग फेज में हैं, आपने स्टार्ट किया है पढ़ना, तो इसको जानना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, आवेश दिया गया है 1 कूलाम और दूरी दी गई है 1 मीटर। अब निकालना है हमें वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें यहाँ पर निकालनी है, जो कि हमें पता करना है। इसके लिए एक फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था। क्या था वो फार्मूला, इसको जरूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। E बराबर 1/1/4πε0 इंटू Q अपान आर स्क्वायर। ये किसका फार्मूला होता है, ये होता है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फार्मूला है। ठीक है, तो 1 कूलाम आवेश के कारण हमें r मीटर की दूरी पर स्थित आवेश की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। इसका डेरिवेशन भी मैं करा चुका हूं। अब देखिए क्या हमें करना है, इधर मैं लगा देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, तो 1/4πε0 जो पूरी इसकी वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁻9। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटू क्यू कितना दिया गया है, आवेश है 1 कूलाम, तो 1 लिख देते हैं, अपान दूरी कितनी है 1 मीटर, तो इसका स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपली आप लोग समझिए, मैं इधर कर देता हूं। ठीक है, तो E = कितना आ जाएगा, 9 × 10⁻9 ऐसे रहेगा। ठीक है, इंटू 1 है और नीचे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी कि सिंपली 1 लिख देंगे। ठीक है, अब लास्ट में जो आपका विद्युत क्षेत्र आ जाएगा E = वो आ जाएगा सिंपली 9 × 10⁻9, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। तो समझ में आया, बहुत ही सिंपल था। 1 कूलाम आवेश दिया गया था, 1 मीटर की दूरी थी। यहाँ पर 2 कूलाम आवेश 4 मीटर की दूरी भी दी जा सकती है। तो फार्मूला याद रखिए, फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक फार्मूला है, तो इसको याद रखिए, आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होगा, यह आपका 9 × 10⁻9 आंसर आ जाएगा। देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन, जो कि है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर से। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि क्या 2 समविभव पृष्ठ परस्पर काट सकते हैं, यानी कि क्या 2 समविभव पृष्ठ परस्पर एक दूसरे को काट सकते हैं, इसे समझाइए। तो इसका सिंपल सा आंसर देना है आपको इस भाषा में, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, 2 समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ क्या होता है आपको पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो इसे मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, क्या 2 समविभव पृष्ठ परस्पर काट सकते हैं, तो इसका सही आंसर होगा नहीं। ये तो एक वर्ड का आंसर होगा, पर क्यों नहीं, ऐसा पूछा जा सकता है आपसे। देखिए, इसका कारण क्या होगा कि समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। जो समविभव पृष्ठ होता है वो वैद्युत क्षेत्र जो आपका E होता है उसके लंबवत होता है। ठीक है, 90 डिग्री के कोण पर। इसीलिए यदि 2 समविभव पृष्ठ परस्पर काटेंगे
मान लीजिए अगर दो समविभव पृष्ठ परस्पर काटेंगे तो जो कटान बिंदु होगा, जहां पर दो, जैसे देखिए एक समविभव पृष्ठ ये दोनों काट रहे हैं, तो जो कटान बिंदु होगा यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं उत्पन्न होंगी, एक इधर, ठीक है, दो दिशाएं उत्पन्न होंगी जो कि असंभव है। इसीलिए समविभव पृष्ठ परस्पर एक दूसरे को काट नहीं सकते। ठीक है, तो एक बार फिर से समझिए, क्या दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काट सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। ठीक है, और यदि दो समविभव पृष्ठ परस्पर काटेंगे तो कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं उत्पन्न होंगी जो कि असंभव है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। चलिए तीसरा क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। तो देखिए ये जो दो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा बेसिक हैं। ये एक लाइन, एक वर्ड, यानी कि एक लीनियर क्वेश्चन है, वन लीनियर क्वेश्चन, यानी कि इसका आंसर आप एक लाइन में दे सकते हैं। देखिए क्या है, यदि आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी को कम कर दिया जाए, यानी कि जो आवेशित संधारित्र है उसके अगर दो प्लेटों के बीच की दूरी को कम कर दिया जाए तो उनके बीच विभवांतर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अगर संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी जो होती है उसको कम कर दिया जाए तो उनके बीच विभवांतर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो विभव होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये अगर जो है आप प्लेटों के बीच की दूरी कम करेंगे तो उसका विभवांतर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं विभवांतर कम हो जाएगा। समझ में आया, कम हो जाएगा, तो ये इसका सही आंसर होगा। यदि आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी को कम कर दिया जाएगा तो उनके बीच जो विभवांतर होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये सही आंसर होगा। समझ में आया, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर जो आपका तीसरा क्वेश्चन है इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, यदि आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए तो उनके बीच विभवांतर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाई जाएगी तो उसका विभवांतर भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। चौथा देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, तो चौथा क्वेश्चन हमारा है कि यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच कोई विभवांतर न लगा हो तब उसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि यदि कोई किसी चालक तार है, कोई चालक तार है, उसके सिरों के बीच कोई भी विभवांतर नहीं लगाया गया है। ठीक है, तो उनके बीच अनुगमन वेग जो वीडी होता है, वीडी क्या है, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग को हम वीडी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका मैं एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूं कि अनुगमन वेग क्या होता है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मान लीजिए कोई चालक है जिसके सिरों के बीच कोई विभवांतर नहीं है, तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग का मान कितना होगा। तो इसका एक सिंपल सा आंसर होगा है, क्या होता है, शून्य। ठीक है, अगर किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर नहीं लगा होगा तो उनके मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग का मान शून्य होगा। ठीक है, क्योंकि कोई विभवांतर नहीं है, तो जब विभवांतर नहीं होगा तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो गति नहीं करेंगे। जब गति नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जब गति नहीं करेंगे तो उनका कोई वेग नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका अनुगमन वेग भी शून्य होगा। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि जे कैप इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर, जहां ई चालक का वैद्युत क्षेत्र, जे कैप धारा घनत्व तथा सिग्मा विशिष्ट चालकता है। यानी कि आपको फाइनली सिद्ध करना है कि जे इक्वल टू सिग्मा ई होता है, जहां पर जे आपका पता है धारा घनत्व, सिग्मा है आपका विशिष्ट चालकता और ई है वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो देखिए इसे सिद्ध कैसे करेंगे। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं सिद्ध करना, सॉल्व। ठीक है, ये लघु उत्तरीय प्रश्नों में पूछे जाते हैं, तो इसे आप लोग अच्छे से और ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझिए। तो देखिए आपको पता है कि यदि किसी धातु या मेटल, ठीक है, का विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो विशिष्ट प्रतिरोध अगर मान लीजिए क्या है, रो है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, तो रो हो तो उसकी विशिष्ट चालकता का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ और मैं बताऊंगा भी यहाँ पर, तो समझिए सिर्फ। देखिए यदि किसी धातु का विशिष्ट प्रतिरोध, मान लीजिए कोई मेटल है, जैसे आप लोहा ले सकते हैं, हो तो उसकी प्रतिरोध रो हो तो उसकी विशिष्ट चालकता का फार्मूला क्या होता है, तो विशिष्ट चालकता को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा इक्वल टू फार्मूला होता है 1/रो। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, याद रखिएगा। तो विशिष्ट चालकता को सिग्मा से डिनोट करते हैं हम, सिग्मा इक्वल टू 1/रो होता है। ठीक है, अब देखिए एक फार्मूला और यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए, विशिष्ट प्रतिरोध
की परिभाषा से जो फार्मूला मैंने आपको बताया था, ठीक है, परिभाषा से, तो विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? रो से। तो रो इक्वल टू होता है E/J, ठीक है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व के अनुपात को हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। तो रो इक्वल टू E/J होता है, सिग्मा इक्वल टू 1/रो और रो इक्वल टू E/J, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है? हमें सिंपली क्या करना है, इस सिग्मा, इसकी वैल्यू जो ये रो की वैल्यू है E/J, उसे इस फार्मूले में पुटअप कर देना है, आपका प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया? E है आपका चालक के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और J है धारा घनत्व। तो देखिए हम फर्स्ट ये जो है इसमें रख देते हैं वैल्यू, ठीक है। तो सिग्मा इक्वल टू 1/रो होता है, अभी मैंने बताया, ठीक है, ऊपर ये। अब क्या करना है, रो की वैल्यू जो मैंने रो बराबर E/J बताया है, इसी रो के स्थान पर इसकी E/J को रख देना है। तो सिग्मा इक्वल टू 1/, और रो के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, E/J। तो E/J हमने क्यों लिखा E/J? क्योंकि रो इक्वल टू E/J होता है, ठीक है, समझ में आया? अब देखिए क्या करना है, सिग्मा इक्वल टू, अब ये जो आपका ये है इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/1, क्योंकि 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाता है, और E/J आपका ऐसे ही रहेगा। तो देखिए हम गुणा कर लेते हैं, J का सबसे ऊपर गुणा होगा तो J हो जाएगा, ठीक है, अपान E का दूसरे वाले से गुणा होगा तो E हो जाएगा। तो सिग्मा इक्वल टू J/E आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि J इक्वल टू सिग्मा E, तो प्रूव हो गया है। यहाँ पर इसको इससे गुणा कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर 1 माना जाता है तो आपका हो जाएगा ये सिग्मा E इक्वल टू J, और ये प्रूव हो चुका है कि J इक्वल टू सिग्मा E, ठीक है। देखिए ऐसे आप प्रूव कर सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें आपको सिर्फ 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि सिग्मा इक्वल टू 1/रो होता है और रो इक्वल टू E/J होता है। अब इसी फार्मूले पर आपको रो की वैल्यू लिख देनी है E/J, और इसी को सॉल्व कर लेना है, J इक्वल टू सिग्मा E आ जाएगा। अब मान लीजिए हम इसे वेक्टर रूप में लिखना चाहें, वेक्टर फॉर्म में, तो कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर रूप में, ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया था। तो वेक्टर रूप में हम लिख सकते हैं J वेक्टर इक्वल टू सिग्मा E वेक्टर, ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, आपको इसी प्रकार से प्रूफ करना है। अब चलिए हम सॉल्व करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को। तो देखिए जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये एक न्यूमेरिकल है जो सिर्फ एक फार्मूले पर आपका ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल लिया है मैंने। क्या है कि 2 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः 20 माइक्रोफैरड यानी कि 20 म्यूएफ तथा 30 माइक्रोफैरड यानी कि 30 म्यूएफ है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यानी कि 2 संधारित्र हैं जिनकी धारिता 20 म्यूएफ और 30 म्यूएफ है, वो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो उनकी तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको श्रेणी क्रम में संधारित्रों की धारिता का फार्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए हम लिख सकते हैं कि C1 इक्वल टू हमें दिया गया है, ठीक है, कितना, फर्स्ट 20 म्यूएफ, ठीक है, 20 म्यूएफ यानी कि 20 माइक्रोफैरड। C2 यानी कि दूसरी धारिता दी गई है हमें 30 म्यूएफ यानी कि 30 माइक्रोफैरड, और हमें ज्ञात करनी है तुल्य धारिता, ठीक है। तो हमें मान लीजिए C ज्ञात करना है, हम C से लिख देते हैं तुल्य धारिता को, तो ये हमें निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की धारिता का एक फार्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका PDF भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका फार्मूला होता है 1/C इक्वल टू 1/C, अगर समांतर क्रम में होता तो C इक्वल टू होता, ठीक है। जितने भी संधारित्र हैं उनको जोड़ देना है, C1 प्लस 1/C2, तो हमारे पास 2 ही हैं तो 2 ही जोड़ेंगे, C3 होता तो 3 जोड़ देते, जितना होगा उतना जोड़ देना है। मान लीजिए ये समांतर क्रम में होता तो 1/, नहीं होता, सीधा C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। तो 1/C हमें निकालना है, C निकालना है, तो 1/C1 की वैल्यू देखिए ऊपर 20 म्यूएफ, ठीक है, तो लिख देते हैं 20 प्लस C2 की वैल्यू है 30 म्यूएफ, तो 30 लिख देते हैं। अब जब आप इनका LCM निकालेंगे, ठीक है, तो 1/C इक्वल टू आपका आ जाएगा फाइनली, यह आएगा 20 और 30 का LCM कितना आएगा, तो ये आएगा 60, ठीक है।
तो 20 का 30 से गुणा, 20 का 60 में, तो 20 3 60, 3 एकन्नम 3, ठीक है, प्लस 30 दूना 7, 2 एकन्नम 2, ठीक है। तो 1/c इक्वल टू 5/60, ठीक है। अब ये तो उल्टा है, हमें c निकालना है, ठीक है। तो तिरछा गुणा कर देते हैं, इसका इससे, इसका इससे, तो ये आपका हो जाएगा 5c इक्वल टू 60 का 1 से गुणा करेंगे तो 60 आएगा, ठीक है। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, सिंपली c इक्वल टू 60/5 काट देंगे तो 12 पंचे 60, तो आपका c इक्वल टू आ जाएगा 12 माइक्रो फैरेड, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। फाइनली ये बहुत ही सिंपल था न्यूमेरिकल, ठीक है। इसी प्रकार से आपको लगाना है। अब इस फार्मूले को याद रखिएगा, जो भी न्यूमेरिकल आएगा आसानी से आप सॉल्व कर देंगे। फिजिक्स में फार्मूला जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे अपना तीसरा क्वेश्चन। क्या है कि दिखाइए कि निर्वात में प्रकाश की चाल c इक्वल टू 1/√μ0 होता है। कैसे होता है इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। दिखाइए कि निर्वात में प्रकाश की चाल c इक्वल टू 1/√μ0 होता है। ये गतिमान आवेश और चुंबकत्व चैप्टर का जो है क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर ये प्रूफ करना है तो हमें पता है, ठीक है, या हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं भैया कि μ0/4π, ठीक है, जो कि आपको यूज किया था आपने बायो सेवर्ट नियम में। तो μ0/4π इक्वल टू वैल्यू होती है 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। हमें पता है कि μ0/4π इक्वल टू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। हमें ये भी पता है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में हमने पढ़ा था 1/4πε0 इक्वल टू 9 × 9 × 10⁹, ठीक है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम्ब स्क्वायर होता है। पता है, दोनों पता होना चाहिए। आपको पता भी होगा शायद अगर आपने पढ़ा है। तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, दोनों को आपस में भाग दे देना है, बस आ जाएगा। कैसे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दीजिए। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, देखिए ऊपर μ0/4π, ठीक है, इसको भाग दे देंगे 1/4πε0 से। साइड में हमारा 10⁻⁷ अपान 9 × 10⁻⁹, ठीक है। दोनों को भाग दे दिया, इसको इससे, इसको इससे, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से। अब देखिए यहाँ से आप सीखिए, सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे से गुणा होगा और जो दूसरे नंबर पर है वो तीसरे से गुणा होगा। तो आपका हो जाएगा μ0 × 4πε0 अपान 4π, ठीक है। देखिए 4π का 1 से गुणा होगा तो 4π, इसको इससे कट कर देंगे और इधर लिख देंगे। देखिए 10⁻⁻4 ऊपर है, इसको नीचे ले आएंगे तो ऊपर 1 बचेगा, 1/9 × 10⁹। जब ऊपर माइनस में है तो नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 10⁻4, ठीक है। समझ में आया। सॉरी यहाँ पर 7 रहेगा, वैल्यू हमने ऊपर थोड़ी दिक्कत यहाँ पर लिख दी है, ठीक है, थोड़ी गड़बड़ लिख गया है, तो 7 यहाँ पर लिख कर दीजिए। देखिए ऊपर वैल्यू कितनी है, समीकरण 1 की 10⁻⁷, ठीक है। तो 7 हमने यहाँ पर लिखा, 7 यहाँ पर भी कर दीजिए, क्योंकि ये माइनस में है, नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा। देखिए कट करने के बाद नीचे हमारा बचा μ0/0 इक्वल टू 1/9 × 10⁻9 है और ये 7 है, तो 9 7 आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों प्लस में है, तो 10⁻16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, μ0/0 इक्वल टू 1/, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 10 का 8 का स्क्वायर करेंगे 16, ठीक है। तो एक चीज़ आपको पता होगा कि प्रकाश की चाल जो c इक्वल टू होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। पता है कि नहीं, ये आपको पता होगा, ये वैल्यू होती है, याद रखिएगा। अब देखिए हम करेंगे क्या, ये जो 3 × 10⁸ है इसके स्थान पर हम c लिख देंगे,
प्रकाश की चाल, ठीक है। प्रकाश की चाल को हम सी से डिनोट करते हैं, तो सी लिख देंगे। तो देखिए क्या आएगा आपका, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c। इस पूरे की वैल्यू की जगह सी लिख देंगे, स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे। देखिए 3 × 10⁸ होता है इसकी वैल्यू, तो 3 × 10⁸ के स्थान पर हमने सी लिख दिया और स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको यहाँ पर ले आएंगे, इसको यहाँ पर, पता होगा आपको, इसको यहाँ पर ले आएंगे, इसको यहाँ पर, ठीक है। तो आपका हो जाएगा c² इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। समझ में तो यहाँ पर आ गया। देखिए कैंची गुणा मान लीजिए हम कर दे तो एक का एक से करेंगे, इसका इससे, तो ये आपका हो जाएगा, साइड में लिख देता हूँ, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू c² इक्वल टू 1। तो देखिए c² जब हम करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये समझाने के लिए था, तो वही मैंने नीचे लिखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से c की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो c² है तो केवल c लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका अंडर रूट हो जाएगा, लेकिन एक का जब अंडर रूट करेंगे तो आपका एक ही आएगा, ठीक है। और अपान अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सिद्ध हो चुका है कि c इक्वल टू 1/अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। इधर स्क्वायर है तो जब हम स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर का पूरा अंडर रूट में हो जाएगा, तो एक का वर्गमूल निकालेंगे तो एक ही आएगा और इसका वर्गमूल ऐसे लिख देंगे। सिर्फ आपको 2 चीज़ें याद रखनी है यहाँ पर, इन दोनों की वैल्यू को, म्यू नॉट अपान 4 इक्वल टू 10⁻⁻7 और 1/4 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10⁹। इसी को हम भाग दे देंगे आपस में, सब कुछ भाग देने के बाद जब आप सॉल्व करते हुए जाएंगे तो यहाँ पर 9 × 10⁻16 आएगा। इसको हम 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पर c इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, यानी कि प्रकाश की चाल। यहाँ पर हम इसके स्थान पर c लिख देंगे, स्क्वायर लगा स्क्वायर कर देंगे और c² हम इधर ले जाएंगे 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और जब स्क्वायर इधर हटाएंगे तो इधर वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट। तो ये आपका प्रूव हो चुका है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा घनत्व में क्या संबंध है। यानी कि अनुगमन वेग जो होता है और वैद्युत धारा घनत्व होता है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो इनके संबंध को हम एक फार्मूले से डिनोट करते हैं जो है J बराबर, ठीक है, NeVd, ठीक है। J बराबर NeVd, ये आपका स्मॉल v है, ठीक है, स्मॉल v। तो J बराबर NeVd, ये आपका है इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग और वैद्युत धारा घनत्व में संबंध है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर धारा घनत्व क्या है, अनुगमन वेग क्या है। तो जो आपका यहाँ पर Vd है, ठीक है, Vd क्या है और J क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो Vd आपका है स्टूडेंट अपवाह वेग, अपवाह वेग, ठीक है, और J आपका क्या है, धारा घनत्व, अनुगमन धारा घनत्व, वैद्युत धारा घनत्व भी हम इसे कह सकते हैं। तो इन दोनों में संबंध आपको बताना था, तो इसे हम एक फार्मूले के जगह पर, फार्मूले के तरह समझ सकते हैं इनके संबंध को। J बराबर NeVd, यह फार्मूला इन दोनों में संबंध दर्शाता है। जहां Vd है अपवाह वेग, J है धारा घनत्व, इन्हीं दोनों में हमें संबंध बताना था। यहाँ पर N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, विशिष्ट चालकता का सूत्र एवं मात्रक लिखिए। इस चैप्टर में विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, धारा घनत्व, तो इनको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब मैंने आपको इस चैप्टर को भी स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप हर टॉपिक को पढ़ सकते हैं, प्ले लिस्ट में दे दूंगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, विशिष्ट चालकता का सूत्र एवं मात्रक लिखिए। तो यहाँ पर हम विशिष्ट चालकता का सूत्र और मात्रक लिखेंगे। तो विशिष्ट चालकता को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, सिग्मा से। तो सिग्मा से हम डिनोट करते हैं विशिष्ट चालकता को। तो सिग्मा इक्वल टू आपका होता है 1/ρ, इसे हम लोग कहते हैं रो, ठीक है, याद रखिएगा। सिग्मा इक्वल टू 1/ρ, जहां पर आपका सिग्मा क्या है, विशिष्ट चालकता है। तो लिख देते हैं यहाँ पर हम सिग्मा क्या है और रो क्या है, ठीक है। तो सिग्मा आपका है विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, और जो रो आपका है ये आपका क्या है स्टूडेंट, तो जो रो है आपका ये है विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध।
तो हम कह सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन भी आपको पता हो गया। तो सिग्मा इक्वल टू 1/ρ, सिग्मा है विशिष्ट चालकता, इसका सूत्र हमें लिखना था, यही सूत्र है, जहां पर रो आपका है विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, अब बात आती है मात्रक की, तो यहां पर हम इसका मात्रक भी लिख लेते हैं। तो इसका मात्रक जो होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है मोहो, ठीक है, मीटर इनवर्स, मोहो मीटर इनवर्स इसका मात्रक होता है। तो याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आया। तो विशिष्ट चालकता का सूत्र ये होगा सिग्मा इक्वल टू 1/ρ, मात्रक होगा मोहो मीटर इनवर्स। ठीक है, इसके बाद में हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि किसी धारावाही चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर तथा धारा घनत्व जे वेक्टर में क्या संबंध है। यानी कि किसी धारावाही चालक के भीतर जो वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और धारा घनत्व जे वेक्टर होता है, इनके बीच में क्या संबंध होता है। तो इसके संबंध को हम एक फार्मूला से प्रदर्शित करते हैं। देखिए फार्मूला क्या है, तो इसका फार्मूला स्टूडेंट ई इक्वल टू ई वेक्टर इक्वल टू, ठीक है, रो इंटू जे वेक्टर। ठीक है, तो ई वेक्टर इक्वल टू रो इंटू जे वेक्टर, ये इन दोनों में संबंध होता है, फार्मूले के जरिए मैंने बताया। जहां पर ई क्या है आपका, ऊपर दिया गया है वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, और रो के जे क्या है आपका धारा घनत्व। तो यहां पर रो क्या है, तो रो हम लिख देते हैं यहां पर। ठीक है, रो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि विशिष्ट प्रतिरोध है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध है, समझ में आया। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दोनों में संबंध पूछ रहा है। तो ई वेक्टर इक्वल टू रो इंटू जे वेक्टर, जहां पर रो है विशिष्ट प्रतिरोध, ई है वैद्युत क्षेत्र, जे आपका है धारा घनत्व। इसके बाद में हमारा चौथा क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, कि क्या ओम का नियम सभी चालकों के लिए सत्य है। जैसा कि मैंने आपको ओम का नियम पढ़ाया कि ओम के नियम के अनुसार, ठीक है, ये मैंने आपको ओम का नियम पढ़ाया। ठीक है, V बराबर IR। ठीक है, तो ओम का नियम क्या सभी चालकों के लिए सत्य है, यानी कि सभी चालक ओम के नियम का पालन करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, नहीं। तो क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर कहा गया है कि केवल ये जो है, केवल धात्विक, ठीक है, जो धात्विक चालक होते हैं, केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है, के लिए सत्य है। तो समझ में आया। एक बार फिर से देखिए, क्या ओम का नियम सभी चालकों के लिए सत्य है, तो नहीं, केवल धात्विक चालकों के लिए ओम का नियम सत्य है। ठीक है, समझ में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हमारा पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है। ठीक है, क्या कहा गया कि ऐसे 3 पदार्थों के नाम लिखे जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। यानी कि ऐसे 3 पदार्थ का नाम बताइए जिनकी जो प्रतिरोधकता होती है, ठीक है, वो ताप बढ़ाने पर घटती है। क्यों घटती है, कौन कौन से ऐसे 3 चालक हैं। तो जो 3 चालक हैं वो है कार्बन, नंबर 1, नंबर 2 आपका आता है सिलिकॉन, ठीक है, और नंबर 3 आपका आता है जर्मेनियम। ये 3 ऐसे चालक हैं जिनकी ये 3 ऐसे पदार्थ हैं जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद में हमारा छठवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि 1000 वाट, W जो है वाट, ठीक है, और 250 वोल्ट के हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि 1000 वाट और 250 वोल्ट के हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको क्या करना है, इस न्यूमेरिकल, ये एक न्यूमेरिकल है तो इसमें जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। 1000 वाट जो है ये वैद्युत शक्ति या फिर वैद्युत सामर्थ्य का मात्रक है। ठीक है, तो वैद्युत शक्ति को हम P से डिनोट करते हैं। तो P इक्वल टू आपका दिया गया है 100 वाट। ठीक है, उसके बाद में 250 वोल्ट दिया गया है। तो वोल्ट को हम किससे, वोल्ट किसका मात्रक है, विभव का। तो V इक्वल टू आपका हो जाएगा 250 वोल्ट। ठीक है, अब एक फार्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रखना है आपको। निकालना क्या है, यहाँ पर निकालना है आपको R, प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, उसको मैं बता देता हूँ। R इक्वल टू V²/P, या फिर आप P इक्वल टू V²/R भी कर सकते हैं, उल्टा कर दीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, इस प्रकार से कर सकते हैं। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। V के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 250, यानी कि 250। ठीक है, तो 250 का होल स्क्वायर करेंगे तो 250 गुणे 250 यानी कि 2 250 हैं। तो होल स्क्वायर अपान P कितना है आपका, 1000 वाट, 1000 है। तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। बचा का आपका 625
अपान 10। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आर जो प्रतिरोध लास्ट में आएगा वो आ जाएगा 62.5। एक पॉइंट आपका इधर हो जाएगा जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 60.5 ओम, ये ओम का साइन है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सही आंसर। समझ में आया? इस प्रकार से आप किसी भी छोटे मोटे न्यूमेरिकल को आसानी से लगा सकते हैं, जैसे मैंने लगाया इस फार्मूले के जरिए। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपके पास आर दिया हो प्रतिरोध हो, आपसे ये पी पूछ लिया जाए, बाय सकते हो आपको इसी फार्मूले को यूज करना है। 7वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित धातुओं को वैद्युत चालकता के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। यानी कि इन चालकों को, ये चालकों का जो वैद्युत चालकता का क्रम है ये उल्टा सीधा है, तो इनको हमें बढ़ते हुए वैद्युत चालकता के क्रम में लिखना है। तो सबसे कम वैद्युत चालकता किसकी है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे ज्यादा, इस प्रकार से आपको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे देखिए, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले आपका चांदी, फिर एल्यूमिनियम, फिर तांबा, फिर लोहा, ठीक है। इन्हें हमें क्या करना है, वैद्युत चालकता के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे कम पहले लिखना है, किसका होगा, तो सबसे कम वैद्युत चालकता होगा लोहा का, ठीक है। उसके बाद में इससे थोड़ा ज्यादा होगा एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम, ठीक है। फिर इससे थोड़ा ज्यादा होगा तांबा, फिर होगा आपका चांदी। यानी कि बढ़ते हुए क्रम में हमने इसे लिख दिया है, लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, फिर चांदी, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा था, चांदी, एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा, लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी, ठीक है। इसके बाद में आपका 8वां क्वेश्चन है, या आई होप कि आपको 7वां क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। 8वां क्वेश्चन हमारा आता है कि वैद्युत क्षेत्र बढ़ाने वाले इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि अगर आप वैद्युत क्षेत्र को बढ़ाएं तो इलेक्ट्रॉन का जो वीडी है, जो अपवाह वेग है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर आप वैद्युत क्षेत्र को बढ़ाएंगे तो अपवाह वेग भी बढ़ेगा, ठीक है, समझ में आप बढ़ जाएगा। तो सिंपली अगर आप वैद्युत क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो अपवाह वेग होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, वो बढ़ जाती है। तो ये थे आपके टॉप 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैद्युत धारा चैप्टर के। और भी क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगा, ये तो बेसिक क्वेश्चन थे, छोटे छोटे क्वेश्चन, मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगा। वैसे मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता भी चुका हूँ, तो उन सबको भी आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं।